आप सबको नमस्कार। अभी हम लोग साइंस के आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ देखेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है, सम रिएक्शंस रिक्वायर कंडीशंस लाइक स्पेसिफिक टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा व्हाइल राइटिंग केमिकल इक्वेशंस फॉर सच रिएक्शंस, वेयर आर दीज कंडीशंस यूजुअली मेंशन्ड। तो देखिए, जब भी हम किसी केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं तो उसमें क्या होता है, जैसे दो चीज़ें रिएक्ट कर रही हैं और एक प्रोडक्ट बना रही हैं इस प्रकार से, तो जो भी इसमें स्पेसिफिक जो कंडीशंस होता है ना, उसको हम लोग इस एरो के ऊपर में यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आंसर ए, एबव द एरो। अब इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड है, गिवन हियर इज द इक्वेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेड अबाउट द इक्वेशन। ए, only the products are written on the left side of the equation. B, only the reactants are written on the left side of the equation. C, both the reactants and the products are written on the left side of the equation. और D, both the reactants and the products are written on the right side of the equation. तो देखिए, किसी भी इक्वेशन में क्या होता है, लेफ्ट साइड में हमेशा ये रिएक्टेंट्स होते हैं और राइट साइड में हमेशा क्या होता है, ये प्रोडक्ट होता है। इसी कारण से ना इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा कि ओनली द रिएक्टेंट्स आर रिटर्न ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन। इसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर थर्ड है, लिस्ट ईयर इज द रिएक्टिविटी ऑफ सर्टेन मेटल्स। तो यहाँ पे कुछ मेटल की रिएक्टिविटी दिए हुए हैं। इसमें मेटल है गोल्ड और इसका जो रिएक्शन है ना, एयर के साथ में डज नॉट ऑक्सीडाइज आर बर्न, वाटर के साथ में नो रिएक्शन, और रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड्स के साथ में नो रिएक्शन है। फिर सोडियम है बर्न्स विग्रेसली टू फॉर्म ऑक्साइड, ये एयर के साथ में रिएक्शन करने पे जलता है और वाटर के साथ में वायलेंट रिएक्शन करता है और डाइल्यूट एसिड के साथ में भी वायलेंट रिएक्शन करता है। जिंक जो है बर्न्स टू फॉर्म ऑक्साइड, एयर के साथ में करता है और वाटर के साथ में रिएक्ट्स ऑन हीटिंग विद वाटर, और डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्ट्स टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन। और प्लेटिनम देखिए, प्लेटिनम में क्या, डज नॉट ऑक्सीडाइज आर बर्न, एयर के साथ में ना तो ऑक्सीडाइज होता है ना बर्न होता है, और वाटर के साथ में नो रिएक्शन दिखाता है और डाइल्यूट एसिड के साथ में भी नो रिएक्शन दिखाता है। तो देखिए, जो डाइल्यूट एसिड के साथ में दो मेटल यहाँ पे नो रिएक्शन दिखा रहे हैं, वाटर के साथ में भी नो रिएक्शन दिखा रहे हैं, और ना ही ऑक्सीडाइज हो रहे हैं और बर्न हो रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा, हम क्वेश्चन में पढ़ते हैं कि व्हिच ऑफ द अबव मेटल्स आर लाइकली टू बी ऑब्टेन्ड इन देयर प्योर स्टेट्स फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट। तो देखिए, ये जो मेटल है ना, जैसे इसमें गोल्ड है, प्लेटिनम है, ये रिएक्ट ना करेंगे, ना वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, ना एयर के साथ करेंगे, ना डाइल्यूट एसिड के साथ करेंगे, तो हमको जो अर्थ के क्रस्ट में जो है ना, ये प्योर स्टेट में हमको मिलेंगे। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोल्ड एंड प्लेटिनम। इसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है, केमिकल इक्वेशंस आर बैलेंस्ड टू रिफ्लेक्ट दैट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है अलग अलग ढंग से। तो देखिए, जो केमिकल इक्वेशन का जो बैलेंसिंग होता है ना, वो कंजर्वेशन ऑफ मासेस जो है ना, इस लॉ के अकॉर्डिंग होता है। और ये लॉ क्या बोलता है, इसका ऑप्शन भी देखिए कि मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो देखिए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है कि जो एसिड है और बेस है, ये मिल के रिएक्ट करते हैं तो ये साल्ट और वाटर बनाते हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा। एसिड और बेस मिल के रिएक्ट करके साल्ट और वाटर बनाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए में यहाँ पे सोडियम और ऑक्सीजन जो है ना, रिएक्ट करके 2N2O बना रहा है। तो ये तो सोडियम एक मेटल है ना, ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है, ये तो होगा नहीं जैसे कि मैंने बताया। उसके बाद भी में देखिए, आयरन और HCl मिल के ना ApCl2 और H2 बना रहे हैं, तो आयरन भी क्या है, एक मेटल है, ये भी नहीं होगा। और सी जो है, इसमें देखिए MgO प्लस H2O, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है और H2O वाटर है। तो इसमें भी जैसे मैं बोला हूँ कि जो अपने को चाहिए एसिड और बेस, तो ये दोनों नहीं है, तो भी नहीं होगा, सी और ऑप्शन डी। देखिए, इसमें नाइट्रिक एसिड जो है HNO3 और सोडियम हाइड्रोक्साइड NOH रिएक्ट करके सोडियम नाइट्रेट बना रहे हैं और वाटर बना रहे हैं। तो देखिए, नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ना, ये क्या है, एक एसिड है, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है एक बेस है। तो जैसे मैंने बताया, एसिड और बेस मिलके यहाँ पे एक साल्ट बना रहे हैं और वाटर बना रहे हैं। तो इस कारण से इसका ऑप्शन डी जो है ना, वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन डी होगा आंसर। क्वेश्चन 6 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो देखिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, दो या दो से अधिक रिएक्टेंट मिल के क्या करते हैं, लोग कंबाइंड होके एक नया प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। जैसे ए और बी दो रिएक्टेंट्स हैं, ये मिल के एक नया प्रोडक्ट सी फॉर्म कर रहे हैं, इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसमें ऑप्शन ए बोलता है, द नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। उसके बाद बी बोलता है, द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स। सी बोलते हैं, द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स। और डी, एनी ऑफ द अबव कैन बी ट्रू फॉर डिफरेंट रिएक्शंस। तो इसमें का ऑप्शन है, देखिए जैसे कि मैंने समझाया कि द नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स, मैंने जो लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट्स होंगे
वो क्या होंगे, 2 या 2 से अधिक कितने भी रिएक्टेंट हो सकते हैं और ये मिलके क्या करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये वाला जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन ए कि द नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए आंसर होगा। इसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अ साइंटिस्ट इज अटेम्प्टिंग टू रिप्रेजेंट एन आयनिक बॉन्ड बिटवीन कैल्शियम एंड क्लोरीन। द फिगर बिलो शोज द प्रोग्रेस ही हैज मेड सो फार। तो यहाँ पे देखिए कैल्शियम और क्लोरीन के पूरे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को दिखाया गया है। तो कैल्शियम में आप ध्यान देंगे तो कैल्शियम के लास्ट ऑर्बिटल में ना 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्लोरीन में चला गया है। और क्लोरीन के लास्ट ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन यहाँ पे कितना है, ये 8 है, क्योंकि ये क्लोरीन का कैल्शियम का 1 इलेक्ट्रॉन जो है ना यहाँ पे क्लोरीन में चला गया है। अब यहाँ पे देखिए कैल्शियम का 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। अब इस इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए एक और अपने को क्लोरीन चाहिए, जिसके लास्ट ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे और इलेक्ट्रॉन जाके यहाँ पे आके उसके ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा। अब इसमें देखिए, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप इन दिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द आयनिक बॉन्ड। ए, ट्रांसफर एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कैल्शियम एटम टू द क्लोरीन एटम। बी, ट्रांसफर एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द क्लोरीन एटम टू द कैल्शियम एटम। सी, एड अनदर क्लोरीन एटम टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कैल्शियम एटम। और डी, एड अनदर कैल्शियम एटम टू डोनेट इलेक्ट्रॉन टू द क्लोरीन एटम। तो देखिए, जैसे कि मैंने समझाया कि कैल्शियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और ये वाला क्लोरीन जो एटम है ना, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे हमको एक और क्लोरीन चाहिए ताकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना इसमें आ सके। तो इसलिए इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि एड अनदर क्लोरीन एटम टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कैल्शियम एटम। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स डू इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं ना, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं लिक्विड फॉर्म में, मोल्टन फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में। तो ऑप्शन ए बोलता है कि ओनली इन सॉलिड फॉर्म, तो सॉलिड फॉर्म में तो ये कंडक्ट नहीं करते। बी, बोथ इन सॉलिड फॉर्म एंड इन एक्वस सॉल्यूशन, तो सॉलिड फॉर्म में नहीं करते, एक्वस में करते हैं, इसीलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। सी है, बोथ इन एक्वस सॉल्यूशन आर इन मोल्टन फॉर्म, बिल्कुल यही करेक्ट है कि एक्वस सॉल्यूशन में और मोल्टन फॉर्म में ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। डी बोलता है इन सॉलिड फॉर्म, मोल्टन फॉर्म एंड इन एक्वस सॉल्यूशन, तो ये गलत हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है कि सोडियम कम्स आफ्टर पोटेशियम इन द रिएक्टिविटी सीरीज, सो सोडियम इज। तो देखिए रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होता है, जो ऊपर का एलिमेंट है ना, मान लीजिए एलिमेंट ए है और उसके नीचे में एलिमेंट बी है, तो एलिमेंट ए जो है ना ज़्यादा रिएक्टिव होगा एलिमेंट बी के कंपेरिजन में। तो यहाँ पे क्या बोलता है कि सोडियम के ऊपर में जो है ना वो पोटेशियम है, तो ये पोटेशियम जो है ना वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा इसके कंपेरिजन में, सोडियम के कंपेरिजन में। तो इसमें ऑप्शन ए बोलता है नॉट रिएक्टिव, तो नॉट रिएक्टिव तो नहीं होगा। उसके बाद ऑप्शन बी बोलता है कि मोर रिएक्टिव देन पोटेशियम, तो मोर रिएक्टिव देन पोटेशियम नहीं होगा, जैसे मैं बताया कि पोटेशियम अगर ऊपर में है तो पोटेशियम ज़्यादा रिएक्टिव होगा। सी है, इक्वली रिएक्टिव एज पोटेशियम, तो भी गलत हो जाएगा, इक्वली नहीं होगा। और डी है, लेस रिएक्टिव देन पोटेशियम, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, क्योंकि सोडियम नीचे आ रहा है पोटेशियम से, इसीलिए लेस रिएक्टिव होगा। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। तो एसिड के प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं हम लोग अच्छे से जानते हैं। पी बोलता है दे आर बिटर इन टेस्ट, तो बिटर माने होता है कड़वा, लेकिन एसिड क्या होता है, सोर खट्टा होता है, तो पी तो गलत हो गया इसका। क्यू है, दे रिएक्ट विथ मेटल्स टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, बिल्कुल सही है कि एसिड जो है ना मेटल के साथ में रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को निकालते हैं। और आर है, दे आर इजिली सॉल्युबल इन वाटर, ये भी बिल्कुल सही है कि वो इजिली सॉल्युबल होते हैं वाटर में, इसलिए इसके 2 ऑप्शन सही होंगे, क्यू एंड आर। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ओनली क्यू एंड आर। और इसमें क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कि ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स टू स्मॉल मॉलिक्यूल्स, हाउ डज दिस ब्रेक डाउन हेल्प द ऑर्गेनिजम्स। तो देखिए जब ऑर्गेनिजम जो है ना लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स को स्मॉल फूड मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं, तो इससे क्या होता है, ये सेल मेम्ब्रेन से पास हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा कि इट कन्वर्ट्स द लार्ज मॉलिक्यूल्स टू स्मॉल मॉलिक्यूल्स दैट कैन पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। क्वेश्चन नंबर इसमें 12 है, द लीवर सेक्रेट्स बाइल needed to digest fats in our food. The pancreas secretes several enzymes needed to break down food. Which of the following is true of the food what we eat? A, it passes only through our liver. तो देखिए फूड जो है ना वो लीवर से पास नहीं होता। बी है, it passes only through our pancreas, तो फूड pancreas से भी पास नहीं होता। सी है, it passes through both our liver and pancreas, ये दोनों के दोनों से भी पास नहीं होता। डी है, it passes neither through our liver nor pancreas, बिल्कुल सही है कि न तो लीवर से पास होता है और ना ये पेंक्रियास से पास होता है। इसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर 13 देखिए कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स ड्यूरिंग ऑक्सीजन शॉर्टेज इन मसल सेल्स। तो जब ऑक्सीजन शॉर्टेज होता है ना मसल सेल्स में तो क्या होता है, तो याद रखिएगा जब भी ऑक्सीजन शॉर्टेज होता है ना मसल सेल्स में तो लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है, इनएरोबिक ऑक्सीडेशन होता है। तो ये वाला ऑप्शन देखिए लैक्टिक एसिड वाला ऑप्शन कहाँ पे है, ये ऑप्शन बी में है, तो इसका आंसर ओनली बी हो जाएगा, ऑप्शन बी।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस द इंपॉर्टेंट रोल ऑफ क्रिएटिंग अ सक्शन फोर्स व्हिच पुल्स वाटर अपवर्ड्स फ्रॉम द रूट्स ऑफ अ ट्री टू इट्स लीव्स। देखिए किसी भी ट्री में, एक ट्री है मान लीजिए, नीचे से जो पानी ऊपर जाता है वो किस कारण से जाता है, तो इस फिनोमेना को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि ट्रांसपिरेशन। इसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर 15 है कि ऑब्जर्व द इमेज ऑफ अ सिंगल नेफ्रॉन। तो यहाँ पे देखिए एक सिंगल नेफ्रॉन का इमेज दिया हुआ है, आप एनसीईआरटी में इसको अच्छे से समझे होंगे। अब क्वेश्चन देखते हैं कि द अमाउंट ऑफ लिक्विड पासिंग थ्रू इन द फॉर्म ऑफ ग्लोमेरुल filtrate is approximately 150 to 180 liters per day, whereas the amount of urine flowing out of all the nephrons is only 1.5 to 1.8 liters per day. Water is getting reabsorbed। तो इसमें बताया गया कि 150 लीटर से 180 लीटर तक का जो है ना, जो फिल्ट्रेट में से लिक्विड पास होता है, लेकिन बार बार रीअब्जॉर्ब होने के कारण जो यूरिन निकलता है ना वो 1.5 लीटर से 1.8 लीटर पर डे के हिसाब से निकलता है। क्वेश्चन देखिए कि इन विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन कुड द वाटर बी गेटिंग रीअब्जॉर्ब। किस पार्ट में वाटर जो है ना नेफ्रॉन के रीअब्जॉर्ब होता है, तो इसको याद रखिएगा इन द लॉन्ग ट्यूबुलर पार्ट, है ना। तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। ये जो है ना लॉन्ग ट्यूबुलर पार्ट में जो है ना वाटर रीअब्जॉर्ब होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है कि ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन वाटर इज लॉस्ड इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू। तो याद रखिएगा कि ट्रांसपिरेशन के दौरान में वाटर जो है ना लॉस होता है वाटर वेपर के द्वारा, ये होता है स्टोमेटा में। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। स्टोमेटा जो है ना वो लीप में पाया जाता है जहाँ पे वाटर जो है वेपर के फॉर्म में लॉस होता है। क्वेश्चन नंबर इसमें 17 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज गिवन बाय द रेशियो ऑफ साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। बहुत ईजी है, ये बोल रहा है m इक्वल टू आई अपान ओ। ये फार्मूला आपको याद होगा। आई क्या है, ये हाइट ऑफ इमेज है, ओ क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो इन दोनों का जो रेशियो है ना वो मैग्नीफिकेशन को बताता है कि कोई भी मिरर जो है ना इमेज को कितना बड़ा करेगा या कितना छोटा करेगा। तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, मैग्नीफिकेशन। अब क्वेश्चन नंबर इसमें 18 है कि इन द डायग्राम शोन बिलो अ लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन अ कॉन्वेक्स मिरर। तो देखिए यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर दिया हुआ है और यहाँ पे एक लाइट रे जो है ना यहाँ पे जा रहा है। तो देखिए कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, ये कंसंट्रेट नहीं करता, डाइवर्ज करता है ना। ये कन्वर्ज नहीं करता है, डाइवर्ज करता है। तो यहाँ से ये डाइवर्ज हो जाएगा और फोकस जो है ना ये पीछे में आएगा यहाँ पे। तो इसका देखिए थ्रू व्हिच पॉइंट विल द रे ट्रेवल आफ्टर रिफ्लेक्टिंग ऑफ द मिरर। तो किस पॉइंट से जो है ना रे वापस जाएगा, तो ये पॉइंट है एक्स। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा ये पॉइंट है एक्स, क्योंकि जो कन्वेक्स मिरर होता है ना ये डाइवर्ज करता है और इसका जो फोकल लेंथ होता है और फोकस होता है वो इनसाइड द मिरर में होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है एज अ रे ऑफ लाइट इंटर्ड मीडियम पी फ्रॉम मीडियम क्यू इट्स वेलोसिटी इंक्रीज्ड। What can be said about the refractive index of medium P as compared to that of the medium Q। तो देखिए यहाँ पे एक रे ऑफ लाइट है, वो जो है ना किससे किस में जा रहा है, मीडियम P में जा रहा है मीडियम Q से। उसके बाद जब मीडियम P से मीडियम Q में जा रहा है ना तो इसका वेलोसिटी जो है Vp वो ज़्यादा है किसके कंपेरिजन में, Vq के कंपेरिजन में। ठीक है, मतलब इसमें क्या है, ये जो Q मीडियम है ना ये डेंसर मीडियम है और P मीडियम जो है ना रेयर मीडियम है। क्योंकि जब भी लाइट जो है ना डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है तो उसका वेलोसिटी इंक्रीज हो जाता है, और जो मीडियम जितना डेंसर होता है ना उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी उतना ज़्यादा होता है। तो इसमें क्वेश्चन बोलता है कि हमको बताना है कि व्हाट कैन बी सेड अबाउट द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम पी। याद रखिए ना इसमें मीडियम पी जिसमें वो घुस रहा है ना उसके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के बारे में पूछ रहा है, इसके बारे में पूछ रहा है क्यू के कंपेरिजन में। तो जैसे कि हमने समझा कि क्यू का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है ना ज़्यादा होगा और पी का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है ना वो कम होगा, तभी जो है ना वेलोसिटी जो है मीडियम पी पे जाने पे बढ़ेगा। इसलिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, इट इज लोअर। इसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर 20 देखिए इन द डायग्राम शोन बिलो अ बीम ऑफ लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम इनसाइड अ ग्लास स्लैब टू एयर। तो यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें बीम ऑफ लाइट जो है ना वो ग्लास स्लैब से एयर की तरफ जा रहा है। व्हिच ऑफ द मार्क्ड पाथ्स विथ द रे ऑफ लाइट टेक एज इट इमर्जेज फ्रॉम द ग्लास स्लैब। तो देखिए कौन से मार्ग से, कौन से पाथ से ना ये जो रे ऑफ लाइट है वो बाहर निकलेगा इस ग्लास स्लैब से। तो यहाँ पे देखिए नॉर्मल दिया हुआ है और ये ग्लास क्या है, डेंसर मीडियम है और यहाँ पे एयर जो है ना ये रेयर मीडियम है। तो हमको मालूम है कि जब भी रे ऑफ लाइट जो है ना डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है तो ये जो नॉर्मल है ना, नॉर्मल से अपोजिट डायरेक्शन में, नॉर्मल से अवे वो बेंड होता है। तो इसका पाथ जो है ना वो आर के डायरेक्शन में होगा। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, आर। क्वेश्चन नंबर 21 है द इमेज बिलो डिपिक्ट्स लाइट बीइंग स्प्लिट बाय अ प्रिज्म इनटू डिफरेंट कलर्स। तो यहाँ पे देखिए एक इमेज बता रहा है जिसमें विंडो से जो है ना सनलाइट आ रहा है, प्रिज्म में पड़ रहा है और यहाँ पे दीवार पे जो है ना स्पेक्ट्रम बना रहा है, मतलब 7 कलर्स में ये बदल जा रहा है।
दिस वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व बाई आइजैक न्यूटन। व्हाट वुड दिस ऑब्जर्वेशन हेल्प अस टू अंडरस्टैंड? ए द काज फॉर सन स्पॉट्स, तो देखिए इसमें सन स्पॉट्स के बारे में तो कुछ पता नहीं चल रहा है। बी है हाउ एक्सरे आर फार्म्ड, तो एक्सरे के फार्मिंग के बारे में भी कुछ पता नहीं चल रहा है। सी द काज फॉर रेनबोस, तो यहाँ पे रेनबो क्यों होता है ना, वो हमको पता चल रहा है कि किस प्रकार जो सनलाइट है वो 7 कलर से मिलकर बना रहता है, और जब भी किसी ऐसे मीडियम से गुजरता है जहाँ पे हर वेवलेंथ जो है ना अलग अलग टाइम ड्यूरेशन में उस मीडियम को पार करता है, तो अपने अपने कलर में वो स्पेक्ट्रम के फॉर्म में बदल जाता है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, द काज फॉर रेनबोस। क्वेश्चन नंबर 22 है एन ऑब्जेक्ट वाज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्केव लेंस, द इमेज फाउंड बाय द लेंस वुड बी। तो मान लीजिए ये कॉन्केव लेंस है और यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इसका इमेज जो है ना इसके अपोजिट साइड में सेम लेंथ पे, जितना सेंटर ऑफ कर्वेचर का या रेडियस ऑफ कर्वेचर का लेंथ होता है ना उसी लेंथ पे यहाँ पे बनता है, सेम हाइट का बनता है और ये इन्वर्टेड बनता है, और इस प्रकार से इसका इमेज फॉर्मेशन होता है। ये हमको अच्छे से मालूम है क्योंकि हमने इमेज फॉर्मेशन इसको समझा हुआ है। मैं आपको अभी फिर बोल रहा हूँ कि आप इमेज फॉर्मेशन को मिरर और लेंस का पूरी तरह से समझ लीजिए, इससे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। अब इसमें ऑप्शन ए बोलता है कि वर्चुअल इरेक्ट एंड सेम साइज एट द ऑब्जेक्ट, तो देखिए इसमें वर्चुअल इरेक्ट तो बनता नहीं है, सेम साइज भले ही बनता हो, इसका ये गलत हो जाएगा। बी बोलता है वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, तो देखिए वर्चुअल इरेक्ट स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, तीनों की तीनों इसमें गलत हैं। सी है रियल इन्वर्टेड एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, तो देखिए रियल इन्वर्टेड तो होता है लेकिन लार्जर देन द ऑब्जेक्ट नहीं होता। डी देखिए रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज इज द ऑब्जेक्ट, बिल्कुल ही करेक्ट होगा डी इसका कि रियल इन्वर्टेड और सेम साइज इज द ऑब्जेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है द सन अपीयर्स रेड ड्यूरिंग सनसेट बिकॉज, कि सन जो है ना वो लाल क्यों दिखाई देता है सनसेट के दौरान में। ये है ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द सनलाइट बाय द एटमॉस्फेयर, कि सनलाइट का रिफ्लेक्शन होता है एटमॉस्फेयर में, तो ये बिल्कुल कारण इसका नहीं है। बी है द इंटेंसिटी ऑफ लाइट रीचिंग द अर्थ डिक्रीजेज इन द इवनिंग, तो इंटेंसिटी भी जो है ना जो अर्थ पे लाइट पहुंच रहा है वो डिक्रीज नहीं होता इवनिंग में, ते भी नहीं होगा। इसका सी देखिए मोस्ट ऑफ द ब्लू लाइट इज स्केटर्ड अवे फ्रॉम द बाय द एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स नियर द होरिजन, तो होराइजन के आसपास जो है ना बहुत सारे जो ब्लू लाइट होते हैं ना वो स्केटर्ड हो जाते हैं, जिसके कारण हमको क्या दिखाई देता है, रेड दिखाई देता है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और ऑप्शन डी बोलता है कि लाइट इज स्केटर्ड टू अ ग्रेट एक्सटेंट इन द इवनिंग ड्यू टू अ स्लाइट डिक्रीज इन टेम्परेचर, तो ये भी नहीं होगा इसका रीजन। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 24 देखिए द पाथ ऑफ लाइट रेज पासिंग थ्रू अ ग्लास प्रिज्म इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाई, तो इसमें एक पाथ ऑफ लाइट को हमको बताना है जो कि एक ग्लास प्रिज्म से पार हो रहा है, तो देखिए ग्लास प्रिज्म से पार हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 प्रकार का डायग्राम दिया हुआ है। तो ध्यान रखेंगे कि रेड का जो वेवलेंथ है ना सबसे ज़्यादा होता है, रेड का स्पीड भी सबसे ज़्यादा होता है, तो रेड जो है ना सबसे पहले पार करेगा 7 रंग में, और वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम होता है तो वायलेट का स्पीड भी सबसे कम होता है, तो लास्ट में पार करता है। इसीलिए वायलेट यहाँ पे देखेंगे तो लास्ट में पार करने के कारण ये क्या होता है ज़्यादा बेंड होता है, और रेड जो है ना वो कम बेंड होता है और सबसे ऊपर में हमको मिलता है, तो इसका ऑप्शन पी करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं तो इसका ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा, बाकी सब जो ऑप्शन है ना इसके गलत हैं। इसके बाद देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 25 है WSNO2 प्लस XH2 और ये बन रहा है YSN प्लस ZH2O, तो इसमें देखिए इसको बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या है SN है और यहाँ पे O2 है और यहाँ पे H2O है, तो यहाँ पे अगर हम SN को 1 मान लें, मतलब W को 1 ले लें, यहाँ पे W को 1 ले लूँगा मैं, तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पे 1 तो SN मिल जाएगा, तो यहाँ पे Y का वैल्यू भी 1 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे SN को 1 ले रहा हूँ, W को 1 ले रहा हूँ, तो O2 का वैल्यू भी हमको 2 मिल जाएगा, तो O2 का वैल्यू 2 मिलेगा यहाँ पे, तो Z का मेरे को क्या लेना पड़ेगा 2 लेना पड़ेगा, तभी यहाँ पे H2O में मेरे को 2 ऑक्सीजन मिलेगा। और यहाँ पे चूंकि अगर मैं 2 ले रहा हूँ तो मेरे को हाइड्रोजन जो है ना वो 4 मिलेगा, तो मेरे को X की जगह में क्या करना पड़ेगा यहाँ पे 2 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए केमिकल बैलेंस हो जाएगा W इक्वल टू 1 पे, Y इक्वल टू 1 पे, Z इक्वल टू 2 पे और X इक्वल टू 2 पे। तो ये इक्वेशन कुछ ऐसा लिखा होगा SNO2 प्लस 2H2O, और ये क्या मिल जाएगा इसके बाद हम लोगों को ये मिल जाएगा SN प्लस 2H2O, ठीक है, ये हमको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये ऑप्शन बिल्कुल बैलेंस हो रहा है, करेक्ट है। तब देखते हैं इसमें का कौन से ऑप्शन में हमने जो समझा है वो है। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन में बोलता है W इक्वल टू 1, X इक्वल टू 1, Y इक्वल टू 1, Z इक्वल टू 1, तो गलत है। ऑप्शन बी बोलता है W इक्वल टू 1, X इक्वल टू 2, Y इक्वल टू 2, Z इक्वल टू 1, ये भी गलत है। ऑप्शन सी देखिए W इक्वल टू 1, X इक्वल टू 2, Y इक्वल टू 1 और Z इक्वल टू 2, यही बिल्कुल करेक्ट है। और ऑप्शन डी जो है ना ये भी बिल्कुल इनकरेक्ट है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं कि आवर सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड विथ pH 5.1 इज गिवन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डन टू इंक्रीज इट्स pH। तो देखिए किसी भी एसिड के pH को बढ़ाने के लिए हमको क्या करना है
या तो हम इससे जो ज़्यादा पीएच वाला वैल्यू का एसिड को हम इसमें मिला दें, या इसमें वाटर को मिला दें, या बेस को मिला दें। तो यहाँ पे ज़्यादा पीएच वाले एसिड को मिलाने पे भी इसका पीएच बढ़ेगा, बेस को मिलाने पे भी बढ़ेगा, और वाटर को भी मिलाने पे बढ़ेगा। तो इसमें ऑप्शन ए बोलता है कि ऐड डिस्टिल्ड वाटर टू इट। तो जैसे मैं बताया, डिस्टिल्ड वाटर को मिलाने पे इसका पीएच वैल्यू बढ़ेगा, ते भी करेक्ट है। सेकेंड बोलता है एड अ सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंट एसिड विथ पीएच 5.8। देखिए पीएच 5.8 जो है ना, इससे ज़्यादा है, तो इसको बढ़ाने पे भी ना इसका जो पीएच वैल्यू है वो बढ़ेगा। और थर्ड बोलता है एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ अ बेस विद एन अननोन पीएच। तो अननोन पीएच के बेस को भी मिलाने पे इसका पीएच वैल्यू जो है ना बढ़ेगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, एनी ऑफ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 27 है कि अदिति एड्स ड्रॉप वाइज 25 ml ऑफ concentrated HCl to 25 ml of concentrated sodium hydroxide and continuously monitors the pH in the mixtures. She finds that the pH of the mixture at the end is of the experiment is 7. तो देखिए ये क्या कर रही है अदिति, ड्रॉप बाई ड्रॉप 25 ml जो है ना कंसनट्रेटेड HCl को मिला रही है 25 ml कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, और वो कंटिन्यूसली पीएच को मिक्सचर का मॉनिटर कर रही है, और आखिरी में पाती है कि जो एक्सपेरिमेंट में उसको पीएच मिला है मिक्सचर का वो 7 है। तो इसका रीजन क्या है, Which of the following graph correctly demonstrates the change in pH in the mixture during the experiment? तो देखिए इसमें 4 ग्राफ दिए हुए हैं, तो कौन सा ग्राफ जो है ना इस एक्सपेरिमेंट में पीएच के एक्चुअल वैल्यू को जो हो रहा है ना उसको यहाँ पे डिपिक्ट कर रहा है। तो इसमें देखिए P है, Q है और R है। अब यहाँ पे अगर इस ग्राफ को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या बोलता है कि वॉल्यूम ऑफ HCl एसिड एडेड ml टू सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ना उसका पीएच हम पहले ले रहे हैं, उसमें धीरे धीरे करके HCl को मिला रहे हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है एक बेस है, और इसका पीएच वैल्यू जो है ना वो हमेशा 7 से ज़्यादा होता है। तो इसमें का फर्स्ट ग्राफ में देखिए यहाँ पे जो पीएच वैल्यू ले रहा है ना सोडियम हाइड्रोक्साइड का शुरू में, वो यहाँ पे 0 ले रहा है, तो ये जो है बिल्कुल गलत होगा। उसके बाद इसमें देखिए इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो पीएच वैल्यू है ना वो यहाँ पे 14 ले रहा है, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे पीएच वैल्यू धीरे धीरे जब हम HCl को मिला रहे हैं ना तो डिक्रीज हो रहा है, और लास्ट में 7 पे जाके यहाँ पे हमको मिल रहा है। तो ये जो ऑप्शन क्यू है इसका ये सही है। ये ऑप्शन क्यू में जो ग्राफ बताया गया है ना उसमें यही समझाया गया है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में HCl को मिलाया जा रहा है, उसको ये ग्राफ करेक्टली डिपिक्ट कर रहा है। और यहाँ पे देखिए जो इसमें ग्राफ नंबर आर दिया हुआ है ना उसमें क्या है, ये एक साल्ट का ग्राफ है, एक न्यूट्रल पीएच वाला ग्राफ है ना, इसमें तो मिलाने से कुछ होगा ही नहीं क्योंकि ऑलरेडी ये न्यूट्रल हो चुका है, 7 पे आ चुका है। अब इसमें क्वेश्चन इसके ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में बोलता है ओनली पी, ऑप्शन बी में बोलता है ओनली क्यू, और ऑप्शन सी में बोलता है अदर पी आर क्यू, और ऑप्शन डी में बोलते हैं कि एनी ऑफ देम पी क्यू आर आर। तो इसमें देखिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ओनली क्यू। इसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर 28 है कि आनंद टू 4 कलरलेस सॉल्यूशन पी क्यू आर एंड एस एंड परफॉर्म्ड द फॉलोइंग टेस्ट, व्हाट इज द डिफिनिट कंक्लूजन दैट आनंद कैन रीच। तो इसमें देखिए सॉल्यूशन पी क्यू आर और एस यहाँ पे टेबल में बताया हुआ है। यहाँ पे मिथाइल रेंज के साथ में वो टेस्ट कर रहा है, फिनोल्फथालीन के साथ में कर रहा है, रेड लिटमस के साथ में कर रहा है, और ब्लू लिटमस के साथ में कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो सॉल्यूशन पी है ना इसके कलर में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। सॉल्यूशन क्यू जो है मिथाइल ऑरेंज के साथ में रेड में टर्न हो जा रहा है, और ये फिनोल्फथालीन के साथ में कोई कलर चेंज नहीं कर रहा है, रेड लिटमस के साथ में भी कोई कलर चेंज नहीं कर रहा है, लेकिन ब्लू लिटमस में ये रेड में टर्न हो जा रहा है। सॉल्यूशन आर में कोई भी कलर चेंज नहीं है, चारों के चारों जो यहाँ पे इंडिकेटर हैं उसमें, और सॉल्यूशन एस में मिथाइल ऑरेंज में कोई कलर चेंज नहीं है, और इसमें फिनोल्फथालीन में ये पिंक बन जा रहा है, और रेड लिटमस को यहाँ पे ब्लू बन जा रहा है, और ब्लू लिटमस में कोई कलर चेंज नहीं है। तो यहाँ पे देखिए चूंकि क्यू एंड एस जो है ना यहाँ पे इंडिकेटर में कलर शो कर रहे हैं, तो ये क्या होंगे, एसिड और बेस होंगे। लेकिन जो पी एंड आर है ना ये कोई भी कलर चेंज नहीं कर रहे हैं, माने इंडिकेटर में कोई भी कलर शो नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि पी और आर जो है ना वो न्यूट्रलाइज्ड सॉल्यूशन है, न्यूट्रल सॉल्यूशन है। तो इसका ऑप्शन ए बोलते हैं, देखिए बोथ पी एंड आर एस आर साल्ट सॉल्यूशंस, बिल्कुल गलत होगा, पी और एस जो है ना साल्ट सॉल्यूशन नहीं है। उसके बाद बी है कि बोथ क्यू एंड एस आर बेसिक सॉल्यूशन, तो क्यू और एस जो है ना बेसिक सॉल्यूशन भी नहीं है। सी है बोथ क्यू एंड आर आर साल्ट सॉल्यूशन, तो ये भी साल्ट सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन इसका डी देखिए कि बोथ पी एंड आर न्यूट्रल सॉल्यूशंस, बिल्कुल यही करेक्ट होगा कि पी और आर जो है ना यहाँ पे न्यूट्रल सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि सम एक्टिविटीज काज द सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज इन दैट एरिया टू बिकम एसिडिक। Once these activities are stopped, the land has to treated to enable plants to grow once again. Which of the following should be added to the land to decrease the acidity permanently and allow plants to grow once again? तो देखिए अगर एसिडिटी है तो उसको ख़त्म करने के लिए हमको क्या डालना पड़ेगा, उसमें कैल्शियम ऑक्साइड डालना पड़ेगा क्योंकि वो बेसिक होता है।
तो बेसिक को डालेंगे तो जो एसिडिटी है ना वो न्यूट्रल की तरफ जाएगा, उसका पीएच वैल्यू 7 की तरफ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन ए बोलता है वाटर हुई चीज न्यूट्रल, तो न्यूट्रल से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बी कैल्शियम ऑक्साइड हुई चीज बेसिक, यही करेक्ट है इसका। सी बोलता है सोडियम क्लोराइड हुई चीज न्यूट्रल, ए भी नहीं होगा। और डी बोलता है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन, तो इससे एसिडिटी और बढ़ेगा, तो ये भी नहीं होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है कि सोन बिलो इज अ कंटेनर दैट इज यूज्ड इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज। यहाँ पे एक कंटेनर दिखाया गया है। दिस कंटेनर्स आर मेड ऑफ स्टील, व्हिच प्रॉपर्टी ऑफ स्टील इज मेनली यूज्ड टू मेक दिस कंटेनर्स। तो ये बोलता है इट्स डक्टिलिटी, तो डक्टिलिटी का मतलब होता है तार बनने की योग्यता। तो इसमें तार बनने की योग्यता या डक्टिलिटी का महत्व तो नहीं है, क्योंकि उससे क्या है मुलायम हो जाएगा, ये इनकरेक्ट होगा। बी बोलता है इट्स मेलेबिलिटी, बिल्कुल यही है कि जो स्टील होता है ना हाईली मेलेबल होता है, जिस भी प्रकार के शेप में आप उसको ढालना चाहें उस शेप में तुरंत बदल जाता है और उस सेल में बना रहता है। तो इसके मेलेबिलिटी के प्रॉपर्टी के कारण ही इस प्रकार के कंटेनर में स्टील को यूज किया जाता है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सी बोलता है इट्स मेटलिक लस्टर, कि इसकी जो धात्विक चमक होती है उसके कारण से होता है, तो नहीं होता है। और इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के कारण भी इसमें नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि पायल हैज टू अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन। तो देखिए पायल जो को ना इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोक्साइड कंसंट्रेशन में अरेंज करना है। वाइन का पीएच 4 है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पीएच 10.5 है, और ब्लड का पीएच जो है ना वो 7.4 है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स इज करेक्ट। तो देखिए इनमें से कौन सा अरेंजमेंट जो है ना वो करेक्ट है। अब इसमें देखिए ध्यान रखिएगा कि जिसका पीएच वैल्यू जो है ना वो जितना ज़्यादा होगा उसका उसमें हाइड्रोक्साइड आयन भी जो है ना उतना ही अधिक होगा। तो इसमें देखिए पीएच वैल्यू जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सबसे ज़्यादा है। तो ये जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करते हैं हम लोग, जिसका वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है ना उसको पहले लिखते हैं। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आ जाएगा, उसके बाद ब्लड आएगा, उसके बाद वाइन आएगा। तो इसमें देखिए इसके ऑप्शन सी में हो जाएगा इसका आंसर कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में जो हाइड्रोक्साइड आयन है सबसे अधिक होगा, फिर ब्लड में होगा, फिर वाइन में होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है अ पीस ऑफ जिंक Zn, a reactive metal, was dropped into a test tube containing a substance. A zinc salt was formed and hydrogen gas was liberated. This is shown in the equation below. तो देखिए एक जो है ना इस प्रकार का टेस्ट ट्यूब है, इसमें एक लिक्विड रखा हुआ है, उसमें जिंक को ना डाला गया है। तो जिंक को डालने के बाद एक साल्ट बन रहा है और साल्ट के साथ में H2 गैस निकल रहा है। ये आपके केमिस्ट्री का सबसे फेमस इक्वेशन में से एक है। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन क्या है, ये सॉल्यूशन क्या है, एक एसिड है। एसिड में जब मेटल को मिलाया जाता है तो साल्ट बनता है और H2 गैस बाहर निकलता है। अब इसमें क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द सब्सटेंस दैट जिंक वाज ड्रॉप्ड इनटू। कौन से सब्सटेंस में जिंक को गिराया जा सकता है। ये बोलता है वाटर, तो वाटर में गिराने पे नहीं होगा, साल्ट नहीं बनेगा। क्यों बोलता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बिल्कुल यही सही है। जैसे मैंने बताया कि एसिड में जब मेटल को डालते हैं तो साल्ट बनता है और H2 गैस बाहर निकलता है। आर बोलता है सॉल्यूशन ऑफ अ जिंक साल्ट, ते भी नहीं होगा इसमें कि एक सॉल्यूशन हो जिंक साल्ट का, तो इसका आंसर होगा ओनली क्यू, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसमें 33 देखिए गिवन बिलो आर रिएक्शंस इन्वॉल्विंग मेटल्स पी क्यू आर एंड एस एंड देयर साल्ट सॉल्यूशंस इन वाटर। तो यहाँ पे देखिए 4 मेटल दिए हुए हैं पी क्यू आर और एस, और उनके साल्ट सॉल्यूशन जो दिए हुए हैं वाटर में उसको यहाँ पे बताया गया है। मेटल पी का साल्ट सॉल्यूशन जो है ना वो क्यू से रिएक्ट करके मेटल क्यू साल्ट सॉल्यूशन और पी बन रहा है। उसके बाद मेटल क्यू का साल्ट सॉल्यूशन जब आर से रिएक्ट कर रहा है तो मेटल आर का साल्ट सॉल्यूशन और क्यू निकल रहा है। और मेटल एस का साल्ट सॉल्यूशन जब क्यू से रिएक्ट कर रहा है तो मेटल क्यू का साल्ट सॉल्यूशन बन रहा है और एस यहाँ से बाहर निकल रहा है। और मेटल पी का साल्ट सॉल्यूशन जब एस से रिएक्ट कर रहा है तो कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है। तो देखिए रिएक्टिविटी को बता रहा है कि यहाँ पे मेटल पी का जो साल्ट सॉल्यूशन है जब क्यू से रिएक्ट करता है तो क्यू ज़्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए पी को यहाँ पे डिस्प्लेस कर दे रहा है। सेम उसी प्रकार से आर क्यू को डिस्प्लेस कर रहा है और क्यू यहाँ पे एस को डिस्प्लेस कर रहा है। लेकिन एस जो है ना वो पी के कंपेरिजन में कम रिएक्टिव है, इसीलिए इसको डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि व्हिच मेटल इज द मोस्ट रिएक्टिव, कौन सा मेटल जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो जैसे कि हमने अच्छे से समझा हुआ है इस सीरीज में कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव यहाँ पे कौन सा है, वो है आर, है ना। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आर। आर क्यों है, देखिए आर इसलिए है ना क्योंकि आर जो है ना वो क्यू को डिस्प्लेस कर रहा है और यहाँ पे देखिए क्यू पी को डिस्प्लेस कर दे रहा है और ये जो क्यू है ना वो यहाँ पे एस को डिस्प्लेस कर रहा है, तो इसीलिए आर इसका होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसमें 34 है टू स्टेटमेंट्स आर गिवन, वन लेबल्ड एसर्शन ए एंड द अदर लेबल्ड रीजन आर। एसर्शन सोडियम कार्बोनेट इज कॉमनली यूज्ड एज एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड टेबलेट्स। रीजन सोडियम कार्बोनेट इज अ बेसिक साल्ट। तो देखिए सोडियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है एंटासिड टेबलेट्स में, जैसे कि इनो वगैरह में, ताकि जो एसिडिटी हमारे पेट के अंदर में पैदा होता है ना उसको न्यूट्रलाइज कर सके।
और उसमें बोलता है रीजन में सोडियम कार्बोनेट इज अ बेसिक साल्ट। तो सोडियम कार्बोनेट क्या है, एक बेसिक साल्ट है, ऐसा बोलता है। तो बताइए इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो देखिए सोडियम कार्बोनेट का जो यूज है ना वो एंटासिड टेबलेट के फॉर्म में यूज नहीं किया जाता, याद रखिएगा, एसर्शन इसका गलत है। और ये तो सही है कि सोडियम कार्बोनेट एक बेसिक साल्ट है, रीजन इसका सही है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एसर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है कि सम एडल्ट्स हैव अ डिफेक्टिव हार्ट सिंस बर्थ, दे आर born with a hole between the left atrium and the right atrium shown below. This defect is called the atrial septal defect ASD. Due to the hole between the atria, oxygenated blood gets mixed with deoxygenated blood. A symptom of this disease is to feel tired easily. तो देखिए जब ब्लड जो है ना ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलते हैं तो हमारे अंदर में थकान जल्दी आ जाता है। अब इसमें देखिए इसमें उसको दिखाया गया है एसडी के बीमारी को। अब इसमें क्वेश्चन पूछता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैपन इन पीपल विद एसडी इन सिंगल साइकिल ऑफ ब्लड फ्लो। तो एक सिंगल साइकिल ब्लड फ्लो में एसडी के लोगों में क्या होने का गुंजाइश ज़्यादा रहता है। ए द किडनीज विल फिल्टर आउट मोर कार्बन डाइऑक्साइड। क्या किडनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को फिल्टर करेंगे, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होगा। इसका ऑप्शन बी है द ब्लड विल टेक मोर ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स। तो ब्लड जो है ना लंग्स से ज़्यादा ऑक्सीजन लेंगे, तो ऐसा भी नहीं होता है। सी है द मसल्स विल रिसीव ब्लड कंटेनिंग लेस ऑक्सीजन। ये बिल्कुल करेक्ट है कि मसल को जो ब्लड मिलेगा ना उसमें ऑक्सीजन कम होगा, क्योंकि जैसे कि हमने समझा कि इसमें ऑक्सीजन में जो है ना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिला रहेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, जिसके कारण ऑक्सीजन का जो कंपोजिशन है वो कम हो जाएगा। डी बोलता है द लंग्स विल रिसीव ब्लड कंटेनिंग मोर कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसा नहीं होगा कि जो लंग्स है ना वो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग वाले ब्लड को रिसीव करेंगे, तो इसका ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 36 है पर्सन कैन चोक व्हेन अ पीस ऑफ फूड बिकम्स लॉज्ड इन द विंड पाइप ब्लॉकिंग द फ्लो ऑफ एयर। द फर्स्ट एड प्रोसीजर टू रिमूव द ब्लॉकेज इज द हेल्मिक मैन्योर डिस्क्राइब्ड बिलो। तो देखिए यहाँ पे हेल्मिक मैन्योर को अच्छे से दिखाया गया है, इसके परफॉर्मिंग को बताया गया है किस प्रकार से हाथ को हम दबाते हैं और पेट को दबाते हैं ताकि जो चोक्ड चीज़ है ना वो क्विकली बाहर निकल जाए। बाई परफॉर्मिंग दिस प्रोसीजर द पीस ऑफ फूड इज पुश्ड आउट ऑफ द विंड पाइप व्हिच ऑफ द फॉलोइंग काजेज दिस टू हैपन। इस प्रोसीजर से क्या होता है, जो पीस ऑफ फूड जो है ना विंड पाइप में फंसा रहता है वो बाहर निकल जाता है। और ये क्यों हो पाता है, ये बोलता है द एक्सपेंशन ऑफ द चेस्ट। बी बोलता है एयर प्रेस्ड आउट ऑफ द लंग्स। सी बोलता है द फूड प्रेस्ड आउट ऑफ द स्टमक। और डी बोलता है द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। तो इन चारों में से किसके कारण से ये होता है, तो इसका रीजन क्या है, देखिए अच्छे से सोचेंगे तो तुरंत पता चल जाएगा कि जो फेफड़े से हवा बाहर निकलता है ना वो एक तो आउटवर्ड प्रेशर पैदा करता है भड़ाक से, उससे क्या होता है जो फूड ब्लॉक रहता है वो बाहर निकल जाता है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, दे आर प्रेस्ड आउट ऑफ द लंग्स। इसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर 37 है कि गिवन बिलो इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन द ह्यूमन बॉडी। तो यहाँ पे देखिए एक डायग्रामेटिक प्रोसेस को दिखाया गया है, रिप्रेजेंटेशन को दिखाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेड ब्लड सेल्स से जो है ना CO2 O2 जो है वो बाहर निकल रहा है, एक ये जो पूरा का पूरा ये ट्यूब है उससे। अब इसमें क्वेश्चन देखिए कि व्हिच ऑफ द रीजन्स ऑर्गन्स कुड इट बी अकरिंग। किस रीजन्स में होता है, ये बोलता है लंग्स में, हार्ट में और ब्रेन में। तो आप लोग बताइए ये किस में होता है। तो देखिए ये जो है ना तीनों के तीनों में होता है कि ये जो इसके वाल होते हैं ना, ये ट्यूब के वाल होते हैं, ये ट्रांसपेरेंट होते हैं किनके लिए, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। और ये बिल्कुल इसमें इस प्रकार के साइकिल में घूमते रहते हैं। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इन ऑल फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 38 है द डायग्राम शोन बिलोस अ लीफ दैट वाज कवर्ड बाई पीस ऑफ ब्लैक पेपर फॉर अ पीरियड ऑफ 3 days. After 3 days the paper was removed. On testing it was found that the area under the black paper tested negative for starch and the rest tested positive for स्टार्च। तो देखिए जहाँ पे भी फोटोसिंथेसिस नहीं होगा वहाँ पे स्टार्च नहीं मिलेगा, तो वहाँ पे हमको नेगेटिव मिलेगा। जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगा, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होने के कारण जहाँ पे फूड बनेगा, स्टार्च बनेगा, वहाँ पे स्टार्च के लिए पॉजिटिव होगा। तो व्हाट वाज द एक्सपेरिमेंट ट्राइंग टू टेस्ट। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है किस चीज़ को टेस्ट करना चाहता है, ये प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। तो इससे तो पता नहीं चल रहा है कि प्लांट अपना खुद का खाना बना रहे हैं, क्योंकि एक भाग में तो बना ही रहे हैं। तो इसका ऑप्शन ए गलत होगा। बी है इफ लाइट इज रिक्वायर्ड फॉर प्लांट्स टू मेक फूड, कि ये जो है ना हमको ही बता रहा है कि लाइट जो है ना बहुत जरूरी है प्लांट के लिए फूड बनाने के लिए। जहाँ पे भी लाइट नहीं पड़ेगा वहाँ पे प्लांट फूड नहीं बना पाएंगे। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 39 है कि व्हिच ऑफ दीज फ्लो चार्ट्स करेक्टली शोज द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी। यहाँ पे देखिए किस फ्लो चार्ट में करेक्टली बता रहा है कि ह्यूमन बॉडी में जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड जो है ना वो कैसे होता है। तो देखिए सर्कुलेशन ऑफ ब्लड ह्यूमन बॉडी में कैसे होता है कि जो हार्ट है ना, हार्ट से ब्लड जो है वो लंग में जाता है और लंग से ब्लड फिर से हार्ट में आता है, फिर ये
अपर पार्ट ऑफ द बॉडी में जाता है और हार्ड से लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में जाता है। तो इसका जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इन चारों के चारों में। अब देखते हैं तो इसमें ऑप्शन सी में हम लोग करेक्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है कि टू स्टेटमेंट्स आर गिवन, वन लेबल्ड एसर्शन ए एंड द अदर लेबल्ड रीजन आर। एसर्शन, द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स इज मच फास्टर देन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। रीजन, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर इज मच लोअर देन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर। बिल्कुल करेक्ट है कि जो रेट ऑफ ब्रीदिंग होता है एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में वो ज़्यादा होता है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम के कंपेरिजन में। मतलब जो हम लोग होते हैं ना, वो लोग धीरे धीरे ब्रीदिंग करते हैं, सांस लेते हैं, एज कम्पेयर टू जो पानी में रहते हैं उनके। रीजन बता रहे हैं द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर इज मच लोअर। जो पानी में ऑक्सीजन की मात्रा होती है ना, एज कम्पेयर टू हम लोग जिस एटमॉस्फेयर में रहते हैं उसके, वो काफ़ी कम होता है। इसी कारण से ना उनको ज़्यादा स्पीड में ब्रीदिंग करना पड़ता है। तो दोनों को दोनों रीजन भी सही है और एसर्शन भी सही है, और एसर्शन को ना रीजन जो है करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। तो 40 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन 41 है कि व्हेन लाइट फ्रॉम द सन इंटर्स द अर्थ एटमॉस्फेयर इट गेट्स रिफ्लेक्टेड। दिस विल काज एन अपरेंट इमेज ऑफ द सन टू अपीयर इन द स्काई ड्यू टू रिफ्लेक्शन। द इमेज बिलो शोज हाउ लाइट गेट्स बेंट बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पे देखिए, सन अगर नीचे में भी है ना, तो अर्थ के एटमॉस्फेयर के कारण हमको 2 मिनट सन रेज होने के पहले हमको सन दिखाई जाता है, दिख जाता है, और 2 मिनट बाद जो है ना, सन सेट होने के बाद तक हमको दिखते रहता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर जो है लाइट को बेंड करता है, रिफ्लेक्ट करता है, इस रीजन से। अब इसी को यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एन इफेक्ट ऑफ दिस। तो इसके कारण से क्या इफेक्ट होता है, ए द स्काई अपीयर्स टू बी ब्लू इन कलर। तो इसके कारण से जो ना स्काई ब्लू कलर में नहीं दिखता। बी है इट इज़ मच कूलर अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लेट इन द इवनिंग। इसके कारण जो है ना, अर्ली मॉर्निंग में और लेट इवनिंग में जो कूलर इफेक्ट होता है वो भी नहीं होता। सी बोलता है एट सनराइज द सन इज सीन इन द स्काई इवन दो इट इज स्टिल बिलो द हॉरिजन। बिल्कुल यही करेक्ट है कि जो मॉर्निंग होता है ना, उसमें सनराइज जब होता है तो हमको स्काई में सन पहले ही दिखाई दे देता है, जब वो सनराइज नहीं हो रहा है तब, इस इफेक्ट के कारण। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और डी बोलता है द लेंथ ऑफ डे लाइट इंक्रीजेड ड्यूरिंग समर एंड डिक्रीजेड ड्यूरिंग विंटर टाइम। ये भी ऑप्शन जो है ना इसका गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है एन एंट वाज इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस एज शोन बिलो। तो यहाँ पे देखिए, एक चींटी जो है ना एक कॉन्वेक्स लेंस के सामने में है। ये कहाँ पे है, इस पोजीशन को याद करिए, फोकस और कॉन्वेक्स लेंस के बीच में है। तो जब भी कॉन्वेक्स लेंस और फोकस के बीच में कोई ऑब्जेक्ट होता है ना, तो यही वो पोजीशन है जब जो इमेज है वर्चुअल बनता है और जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है ना उससे बड़ा बनता है और सीधा बनता है, इरेक्ट बनता है। ठीक है, ये कंडीशन हमको याद है अच्छी तरीके से। अब इसमें क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द इमेज ऑफ द एंट ऑब्जर्व्ड थ्रू द कॉन्वेक्स लेंस। तो कौन सा इमेज जो है ना करेक्टली यहाँ पे बता रहा है कि जब हम ऑब्जर्व करें कॉन्वेक्स लेंस से तो एंड का होगा। तो इसमें ये देखिए, ये क्या बता रहा है यहाँ पे, ये बता रहा है सेम साइज में ये इरेक्ट इमेज। तो सेम साइज में नहीं होता, जैसे मैंने बताया कि ये बड़ा बनता है तो ये कट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बी में देखिए इन्वर्टेड इमेज बता रहा है, तो इन्वर्टेड तो होता ही नहीं है इस पोजीशन में। सी देखिए, सी बिल्कुल इसका करेक्ट है। सी में जो एंड का साइज है ना वो बड़ा भी है और ये इरेक्ट भी है और ये वर्चुअल भी है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 43 है अ हंटर सीज अ फिश व्हिच इज स्विमिंग इन क्लियर वाटर एज शोन इन द फिगर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेयर द हंटर सीज द फिश। तो देखिए यहाँ पे हंटर जो है ना मछली को देख रहा है ना एयर से, एयर से जो है ना हंटर मछली को देख रहा है। तो हमको मालूम है कि जब भी कोई चीज़ वाटर में होता है तो एयर से देखने पे वो जिस पोजीशन पे होता है ना उससे ऊपर हमको दिखाई देता है, ये याद रखिएगा, उससे ऊपर हमको दिखाई देता है। अब इसमें क्वेश्चन बोलता है कि टू हिट द फिश ही शुड टेक एम एडजस्टिंग फॉर द फिश मोशन एंड। तो देखिए, अगर उसको फिश को मारना है तो जो फिश के मोशन के साथ में उसको और किस चीज़ को एडजस्ट करना पड़ेगा ताकि वो सही एम पे, सही निशाने पे मार सके। ए एग्जैक्टली एट द डेप्थ वेयर द फिश अपीयर्स टू बी, कि उसी डेप्थ पे, जिस डेप्थ पे उसको फिश दिखाई दे रहा है, तो ये बिल्कुल गलत है जैसे मैंने बताया। बी अ लिटिल बिलो वेयर द फिश अपीयर्स टू बी, कि जहाँ पे फिश दिखाई दे रहा है उससे थोड़ा नीचे, बिल्कुल यही सही है। जैसे कि मैंने बताया कि वो एक्चुअल में फिश नीचे पे है लेकिन हवा से देखने पे हमको ऊपर में दिखाई देता है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसमें सी बोलता है अ लिटिल एबव वेयर द फिश अपीयर्स टू बी। तो देखिए ये भी बिल्कुल गलत है, जैसे मैंने बताया उल्टा निशाना लगेगा। और डी है एट द फिश आई एग्जैक्टली वेयर इट अपीयर्स टू बी, ते भी ऑप्शन गलत होगा। अब क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, शोन बिलो इज अ फोटोग्राफ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस के फोटोग्राफ को दिखाया गया है। अ स्मॉल ब्राइट स्पॉट इज सीन ऑन द पेपर वेयर द लेंस इज केप्ट आउट फेसिंग द सन।
तो यहाँ पे देखिए एक ब्राइट स्पॉट और एकदम छोटा ब्राइट स्पॉट जो है ना वो पेपर पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे सन को जो है ना सन के आगे में इस लेंस को रखा गया है, सन के फेस की तरफ रखा गया है। तो व्हिच डायग्राम बिलो एक्सप्लेन्स द इन्फॉर्मेशन ऑफ द ब्राइट स्पॉट, तो इनमें से कौन सा डायग्राम जो है ना जो इन्फॉर्मेशन है वो ब्राइट स्पॉट वाला उसको बता रहा है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जो पैरेलल लाइंस हैं वो फोकल लेंथ पे बेंड होके फोकल पे मिल रही हैं। तो ये कॉन्वेक्स लेंस है, और कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, जितने भी पैरेलल लाइंस उसके ऊपर आते हैं ना उसको ये फोकस पे बेंड कर देता है, कन्वर्ज कर देता है। तो इसी कारण से इसका ऑप्शन पी करेक्ट होगा। और यहाँ पे देखिए ये जो है ना कॉन्केव लेंस है, ये डाइवर्ज कर रहा है, और यहाँ पे ये पैरेलल है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ओनली पी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है आपका 45 है कि अ रे ऑफ लाइट पासेज फ्रॉम सॉलिड मीडियम 1 टू सॉलिड मीडियम 2, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 इज द सेम एज दैट ऑफ मीडियम 2। तो यहाँ पे देखिए एक रे ऑफ लाइट जो है ना सॉलिड मीडियम 1 से सॉलिड मीडियम 2 पे जा रहा है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो मीडियम 1 का है ना मीडियम 2 के सेम है। व्हिच ऑफ द फिगर्स करेक्टली शोज द पाथ ऑफ द रे ऑफ लाइट इन द टू मीडियम्स, तो कौन सा फिगर जो है ना वो करेक्टली बता रहा है कि जो पाथ ऑफ लाइट होगा दोनों मीडियम में। तो यहाँ पे देखिए ए, तो ए में मीडियम 1 और मीडियम 2 के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर बराबर होंगे तो कोई भी प्रकार के बेंडिंग नहीं होगा। यहाँ पे देखिए ये बेंड हो रहा है तो गलत हो गया। बी में देखिए यहाँ पे भी बेंडिंग हो रहा है तो भी गलत हो जाएगा। ये जो रे ऑफ लाइट है ना वो सीधा का सीधा जाएगा। यहाँ पे सी में देखिए, सी में जो है ना बिल्कुल सीधा जा रहा है। तो जो भी बेंडिंग होता है ना, अगर बेंड हो रहा है तो दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिफरेंस होता है, अगर बेंड नहीं हो रहा है तो दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना वो सेम है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई बेंडिंग नहीं हो रहा है। और ऑप्शन डी में देखिए तो इसमें भी ये बेंडिंग हो रहा है, तो भी करेक्ट नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 46 जो है ना वो एसर्शन रीजन क्वेश्चन है। एसर्शन ये है कि स्टार्स वुड नॉट ट्विंकल इफ वी व्यूड देम फ्रॉम द मून। बिल्कुल करेक्ट है कि स्टार से इसलिए ट्विंकल करते हैं क्योंकि जो एटमॉस्फेयर में अलग अलग डेंसिटी के जो लेयर होते हैं एयर के ना, वो अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखते हैं, जिसके कारण वो कभी बेंड होते हैं, नॉर्मल की तरफ कभी जाते हैं, कभी नॉर्मल से दूर जाते हैं, उसके कारण हमको ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन अगर हम लोग मून से देखेंगे तो मून में कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता, इसलिए स्टार से हमको कोई भी ट्विंकल करते हुए दिखाई नहीं देंगे। रीजन आर बता रहा है कि स्टार्स अपीयर्स टू ट्विंकल ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट। बिल्कुल करेक्ट है कि जो स्टार जो है ना ट्विंकल इसलिए करते हैं क्योंकि उनके लाइट जो है ना एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से गुजरते हुए हम तक पहुंचते हैं। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा कि बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। तो इसका ऑप्शन ए पे हम लोग टिक लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 47 है कि राजन टेक्स द फॉलोइंग 2 फोटोग्राफ्स ऑफ द टेक्स्ट इन अ बुक, फर्स्ट while keeping a circular piece of glass on the book and then while holding it at some distance above the book। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो इसमें तो खैर उतना पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है करके, लेकिन इसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या है कि जो यहाँ पे लेटर का जो साइज है ना वो छोटा हो जा रहा है लेंस से देखने पर। ठीक है, ये हमको क्लियरली यहाँ पे मेंशन हो रहा है दूसरे नंबर पे फिगर पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन बोलता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट द पीस ऑफ ग्लास। ए, इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस एज द टेक्स्ट इज नॉट इन्वर्टेड। ये तो कॉन्वेक्स लेंस है नहीं क्योंकि यहाँ पे हमको छोटा दिखाई दे रहा है, तो इसका ये गलत हो जाएगा। बी है इट इज अ कॉन्केव लेंस एज द टेक्स्ट इज डिमिनिश्ड इन साइज। बिल्कुल सही है, ये जो है ना एक कॉन्केव लेंस है क्योंकि यहाँ पे जो हमको साइज मिल रहा है टेस्ट का वो छोटा मिल रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 48 है कि अ बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ 3 रेज पी क्यू आर इज इंसिडेंट ऑन अ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक ब्लॉक फ्रॉम एयर इज शोन इन द फिगर बिलो। तो यहाँ पे देखिए बीम ऑफ लाइट जिसमें 3 रेस हैं पी क्यू आर, वो इंसिडेंट हो रहे हैं प्लास्टिक ब्लॉक के ऊपर। कहाँ से इंसिडेंट हो रहे हैं? एयर से। तो देखिए एयर जो है ना एक रेयर मीडियम है और ये जो प्लास्टिक ब्लॉक है ये एक डेंसर मीडियम है। तो जब बीम ऑफ लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में इंटर हो रहा है तो क्या होगा, ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगा, और जिसके लिए जिस रे के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा बेंड होगा। तो यहाँ पे देखिए आर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना पी के कंपेरिजन में और क्यू कंपेरिजन में ज़्यादा है, और पी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना वो क्यू के कंपेरिजन में ज़्यादा है। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। ए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर पी इज ग्रेटर देन दैट फॉर क्यू। तो यहाँ पे बिल्कुल सही है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना वो पी का क्यू से ज़्यादा है क्योंकि ज़्यादा बेंड हो रहा है। बी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर पी इज ग्रेटर देन दैट फॉर आर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पी का आर से ज़्यादा है, ये गलत है क्योंकि यहाँ पे पी जो है ना कम बेंड हो रहा है। और इसका सी देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर आर इज ग्रेटर देन दैट फॉर क्यू। तो यहाँ पे जो आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आर का वो क्यू से ज़्यादा है, तो बिल्कुल सही है, ये भी सही है। डी बोलता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर पी क्यू आर इज द सेम, ये गलत होगा। तो इसके 2 ऑप्शन करेक्ट होंगे, ए और सी।